good morning, students of class 11th. You are welcomed in orientation, and BCAM India is here once again. Students, today we have a very nice lesson from your course syllabus to be discussed. This is the lesson which is not only important for your exams, but it gives us a lot of lesson to your life, to your activities, and to your behavior, to your lifestyle. So be careful and learn this lesson, think over it, and implement in your lifestyle seriously. The name of the lesson, एलिंग प्लेनेट. किसी व्यक्ति को बीमार होते सुना गया था. कोई जानवर बीमार पड़ गया, कोई इंसान बीमार पड़ गया, और कभी कभी तो सुना गया है कि कोई समाज बीमार पड़ गया. सामाजिक बीमारी भी होती है, एक सामुदायिक बीमारी भी होती है. बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन कोई कहे कि धरती बीमार, प्लेनेट बीमार. जी हां, ये अपने आप में एक सोचने वाला कंसेप्ट है, एक विचार करने वाला कंसेप्ट है. एलिंग प्लेनेट का मतलब होता है एक बीमार प्लेनेट, टू बी क्योर्ड, जिसके इलाज की जरूरत है. इंसान बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होता है, डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, एंड वी टेल थैंक्स टू द डॉक्टर्स एंड देन कम बैक हैप्पी टू आवर होम. बट दिस planet, yes, we are talking about the planet on which we live our life, जिस पर हम जीते हैं. We are not talking about Mars. We are not talking about other planets. Yes, we are talking about this earth on which we are living our life. इस अर्थ की बात हो रही है, और ये है एलिंग. एलिंग का मतलब बीमार. एलिंग प्लेनेट, ये धरती बीमार. इस बात की चर्चा 20वीं शताब्दी शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी. Entire world was conscious, and they were passing their comments, they were passing their ideas that yes, we are the depletion of ozone layer, हमारा पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, और पानी खराब हो रहा है, और हमारे जीवन पर खतरा आ रहा है. इस तरह की चर्चाएं बहुत पहले से, 20वीं शताब्दी शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई थी. बट दे वर मेयर डिस्कशंस. वो केवल डिस्कशन तक ही सीमित थे. न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ना, मैगजीन्स में आर्टिकल पढ़ना, किताबों में पढ़ना, और पढ़ के जान लेना, दैट इज सफिशिएंट. लोग ये मानते थे कि वो पर्याप्त. हमने जान ली कि पृथ्वी की हालत खराब हो रही है, हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तबाह हो रहे हैं. चलो, जान लिया, काफी है. बट ओनली टू नो द प्रॉब्लम इज नॉट सफिशिएंट. वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा. तो आइए, एलिंग प्लेनेट चैप्टर में कौन सा मैसेज आपके लिए दिया गया है, क्या आपको बताया गया है, और किस बात के प्रति सावधान किया गया है, इन सारी चीजों को हम एलिंग प्लेनेट के माध्यम से सीखते हैं, जानते हैं. जब पूरी दुनिया को इस बात की चिंता होने लगी, तो नियरली 75 ईयर्स बीतने के बाद दुनिया के कान पर जूं रेंगा. इट मीन्स इन द वर्ल्ड गॉट इट consciously, the world got it seriously, and न्यूजीलैंड में 1972 में एक ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई. 1972 में न्यूजीलैंड में सबसे पहले इस एनवायरनमेंट को लेके एक मीटिंग बुलाई गई. दुनिया के तमाम देश उसमें शामिल हुए, और एक ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत की गई. सारे देशों को, दुनिया के तमाम देशों को यह निर्देशित किया गया कि वो अपने अपने देश में ग्रीन पार्टी का आयोजन करेंगे, जो उनके देश में पोल्यूशन के खिलाफ, पोल्यूशन को रोकने के लिए काम करेंगे.
और एक चीज और आपको बताऊं, दुनिया का कोई ऐसा आंदोलन नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है, कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है दुनिया का जो इतना जल्दी पूरी दुनिया में छा गया जितना जल्दी ग्रीन मूवमेंट इस पूरी दुनिया को अपने कवरेज में लिया। ग्रीन मूवमेंट देखते ही देखते 20-25 सालों में पूरी दुनिया को सचेत कर दिया, पूरी दुनिया इसके प्रति सचेत हो गई। और नतीजा ये हुआ कि ह्यूमन परसेप्शन में ग्रीन मूवमेंट का मैं रिजल्ट बता रहा हूं। ग्रीन मूवमेंट के रिजल्ट्स इन आवर सोसाइटी क्या हैं? तो ग्रीन मूवमेंट की वजह से सबसे बड़ा जो परिवर्तन हमारे समाज में आया वो ह्यूमन परसेप्शन में बदलाव आया। पहले इंसान यह सोचता था कि ये मेरा घर है, पहले इंसान ये सोचता था कि ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, ये मेरा स्टेट है, ये मेरा देश है। और थोड़ा सा इससे ऊपर उठा तो सोचा कि ये हमारा कंटिनेंट है। और उससे ऊपर अभी समझ, कंटिनेंट तक तो अभी पहुंची नहीं थी, देश तक भी बहुत कम लोगों की पहुंच थी। लेकिन ग्रीन पार्टी मूवमेंट, इस ग्रीन मूवमेंट ने लोगों को के परसेप्शन में बदलाव किया। और ये मैकेनिस्टिक सोच का मतलब टुकड़े टुकड़े में सोचना। एक हाथी के पांव, सूंड, पूंछ, पेट देखकर अलग अलग आइडियाज लगाना मैकेनिस्टिक सोच है। और एज अ होल सोचना उसके बारे में, दैट इज होलिस्टिक है, दैट इज इकोलॉजिकल है। तो इस दुनिया के टुकड़े टुकड़े के बारे में जो जनता सोच रही थी, जो लोग सोच रहे थे, वो मैकेनिस्टिक सोच थी। और जब एज अ होल पूरे अर्थ के बारे में सोचा जाने लगा तो दैट बिकेम इकोलॉजिकल एंड होलिस्टिक थिंकिंग, परसेप्शन। और ग्रीन मूवमेंट का ये सबसे बड़ा परिणाम है कि हमारी सोच मैकेनिस्टिक से इकोलॉजिकल और होलिस्टिक हो गई। आगे बढ़ते हैं। लोगों को दूसरा फायदा ये हुआ कि लोग ये मानते थे कि ये धरती निर्जीव है। जैसे एक इंसान को जीने के लिए उसकी कुछ मेटाबॉलिक जरूरतें होती हैं, उस तरह से धरती भी, यह अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसके भी सर्वाइवल के कुछ मेटाबॉलिक जरूरतें हैं। और ये हमारा इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी जरूरतों को ध्यान रखें और उसे पूरा करें। इट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, इट इज, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक की चर्चा की गई है। डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इस लेसन में यह समझाया गया है कि हमें अपने डेवलपमेंट को इस तरीके से सोचना है कि आज जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीजों की जरूरत आने वाली जनरेशन को भी होगी। एक बड़ा बढ़िया ऐड आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक सरदार जी रहते हैं और वो अपने बच्चे से पूछते हैं, बेटा बड़ा होके क्या बनोगे तुम? बेटा कहता है कि मैं तो साइकिल की दुकान खोलूंगा। वो पूछते हैं क्यों साइकिल की दुकान खोलोगे? तो वो कहता है कि पेट्रोल तो आप लोग पहले ही चला के खत्म कर देंगे, तो हमारे जमाने में पेट्रोल तो रहेगा नहीं, सो दैट टाइम साइकिल से ही सब लोग चलेंगे और हम साइकिल की दुकान खोलेंगे। दिस एड टेल्स अस अ बिग मैसेज। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब वी हैव नॉट टू यूज दोज थिंग्स एक्सेसिवली which is needed for our fourth generation, for our coming generation. हमें उनकी जरूरतों का ध्यान रख के काम करना है। और इस दुनिया में जितनी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज्यादा चीजें हम इस दुनिया को दे के जाएंगे। अगर एक पेड़ की कटाई हमने की तो हम 20 पेड़ लगा के जाएंगे। इस कंसेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया। और आगे बढ़ते हैं। एक जाम्बिया जगह है, वहां पे लुसाका भी एक छोटी सी जगह है जहां दुनिया का सबसे बड़ा एक जू है। और उस जू के गेट पर एक बहुत बड़ा सा केज लगा हुआ है और उस केज पर एक कैप्शन लगा हुआ है और कैप्शन में लिखा गया है द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। लोग क्यूरियस होके उस केज की तरफ जाते हैं और जब वहां जाते हैं तो उस केज में एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है और उस मिरर में वो खुद का चेहरा देखते हैं और खुद के चेहरे के साथ कैप्शन लिखा रहता है द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। दिस इज ऑल्सो अ मैसेज। इंसान से खतरनाक, इस मानव से खतरनाक इस धरती पर कोई प्राणी नहीं, ब्लैक कोबरा भी नहीं है। जिस
इंसान ने जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया और अपनी चाबुक के दम पर उससे जो मन करता वो कराता। शायद इससे खतरनाक कोई जीव नहीं हो सकता। इस धरती पर जितने भी बदलाव हुए हैं, जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अनुसार गलत हैं, जो इस धरती पर जितना पोल्यूशन हुआ है, जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हुआ है, जो वाटर पोल्यूशन हुआ है, जो साउंड पोल्यूशन हुआ है, जो एयर पोल्यूशन हुआ है, इसके जिम्मेदार दूसरे प्राणी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान है। सो मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ग्रीन मूवमेंट आने के बाद इंसान पहले यह समझता था कि यह धरती का मालिक है, वो इस धरती का राजा है वो। बाद में ग्रीन पार्टी मूवमेंट ने लोगों को समझाया कि जी नहीं, आप इस धरती के मालिक नहीं हैं, आप इस धरती के एक पार्टनर हैं। आप जैसे लाखों मिलियंस ऑफ स्पेसीज शेयर दिस अर्थ एंड दे आर आल्सो इक्वली पार्टनर। they are also equally the master of this earth. This earth is really the house for them too. उन लोगों के लिए उनका भी एक अपना घर है। और तब इंसान में डोमिनेशन का जो एक डोमिनेशन का नेचर था कि दबा दो, शासन करो, उसको फोड़ दो, तोड़ दो, बर्बाद कर दो, मार दो, इस डोमिनेशन के नेचर से पार्टनरशिप की तरफ हम लोग ने शिफ्ट किया और हम समझने लगे कि इस धरती के हम एक पार्टनर हैं और हमारे जैसे बहुत सारे स्पेसीज इस धरती पर रहते हैं। ये उनका भी आश्रय है, ये उनका भी शेल्टर है, इस पर उनका भी अधिकार है। और इस पार्टनरशिप का स्वभाव आने से हमने जीवों को बचाना शुरू किया, हमने वाइल्ड लाइफ शुरू की, हमने जंगली जीवों को और विलुप्त होते उन जीवों को प्रश्रय देने का, उनको संभालने का काम शुरू किया। आगे बढ़ते, इस लेसन में एक बड़ी खास बात आपको बताई गई है, द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब वो रिसोर्सेज जिससे इस पूरी दुनिया को अर्थ प्राप्त होती है, जिससे उनके जीवन के संरक्षण में मदद मिलती है, जिससे जो उनके आमदनी का मुख्य जरिया है। और उसमें सबसे पहले बताया गया कि प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे पहले बताया गया फिशरीज। फिशरीज का अर्थ है जल से प्राप्त होने वाला, जल राशि से प्राप्त होने वाली आय। फिशरीज एक नाम दिया गया। फॉरेस्ट, जंगल से भी हमें आय प्राप्त होती। ग्रासलैंड, पशुपालन, पशुओं से, और क्रॉपलैंड, खेती से। ये 4 नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में आय प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं फिशरीज की, तो वो बता रहे हैं कि फिशरीज तो पूरी दुनिया प्रोटीन की इतनी भूखी हो गई है कि मछलियां बड़ी हो ही नहीं पा रही हैं। छोटी छोटी मछलियों को ही लोग अपना चारा बना ले रहे हैं, खा जा रहे हैं। पूरी दुनिया प्रोटीन हंग्री हो गई है और जिस वजह से फिशरीज कोलैप्स कर रही है, फिशरीज खत्म हो रही है। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो फिश के एक्सपोर्टर्स, और इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट की जहां तक बात है तो फॉरेस्ट दिन प्रतिदिन अपने डिप्लेशन की तरफ है, अपने कटाव की तरफ है, अपनी समाप्ति की तरफ है। और एक आंकड़ा दिया गया है कि 4 to 50 मिलियन एकर्स जंगल पूरी दुनिया में हर साल काटे जा रहे हैं। 40 to 50 मिलियन एकड़। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है ये। और अगर इंडिया की बात करें तो 3.7 मिलियन एकड़ पर ईयर इंडिया में भी जंगलों की कटाई हो रही है। और इंडिया में तो इसके खिलाफ एक कानून भी है, एक आर्टिकल है हमारे संविधान में 48A। स्टेट्स को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने स्टेट्स में जंगलों का बचाव और जंगली प्राणियों का बचाव आप करेंगे, दिस विल बी योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हमारे यहाँ जंगल कागज पर उगते हैं, हम कागजों पे जंगल बना लेते हैं, कागज पे वन क्षेत्र घोषित कर देते हैं। लेकिन अगर उस कागज पर घोषित वन क्षेत्र में जब हम जाते हैं
तो वहां पेड़ पौधों का कुछ भी पता नहीं रहता, वाइल्ड लाइफ का कुछ भी पता नहीं रहता। तो बात करने से और कागज पे जंगल बनाने से नहीं होगा। प्रैक्टिकली इट शुड बी इंप्लीमेंटेड ऑन द अर्थ। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन द रीजन, कह रहा है कि ये जंगल कटाई का, ग्रासलैंड बंजर हो रहे हैं। ग्रासलैंड नहीं रहेंगे तो पशुपालन हो नहीं पाएगा। ग्रासलैंड घासदार जमीन, चारागाह जिसको आप कह सकते हैं, तो ग्रासलैंड भी कन्वर्ट हो रहे हैं डेजर्ट्स में। और क्रॉपलैंड की तो स्थिति आप देख ही रहे हैं कि ओवर, जैसे धरती का जब हम अत्यधिक दोहन करने लगते हैं तो वो धरती बंजर होने लगती है, उसका उपजाऊपन खत्म होने लगता है। तमाम तरह के कृत्रिम खाद का उपयोग हम कर रहे हैं, जिससे हमारा भोज्य पदार्थ जहरीला हो रहा है और हमारी जमीन, हमारी धरती भी अपनी फर्टिलिटी खो रही है। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये चारों बायोलॉजिकल सिस्टम्स धीरे धीरे खत्म की तरफ बर्बाद हो रहे हैं। मैन डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट, पॉपुलेशन द रीजन। लेखक बताता है कि पॉपुलेशन इसकी मुख्य वजह है, ओवर पॉपुलेशन। और इस पर एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है राइटर ने। कह रहा है कि इस पूरी दुनिया का पॉपुलेशन 1 बिलियन होने में, ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी मच सरप्राइजिंग। इस पूरी दुनिया के पॉपुलेशन को 1 बिलियन होने में हजारों साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे। और 1800 तक, सन 1818 अर्थात 19th सेंचुरी तक पूरी दुनिया की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। और सिर्फ 100 साल, 1900 आते आते अर्थात 20वीं शताब्दी खत्म होते होते पूरी दुनिया की पॉपुलेशन हो गई 2 बिलियन। और 1900 से 2100 साल आते आते सरप्राइजिंगली हमने उस पे 3.7 बिलियन और जोड़ दिया। आज पूरे विश्व की पॉपुलेशन करीब करीब अप्रॉक्स 5 बिलियन की। तो जिस रफ्तार से हमने काम किया है, जिस रफ्तार से हमने इस धरती को जनसंख्या दी है, परिणाम तो भुगतना ही होगा। जो काम मिलियन ऑफ ईयर्स में हुआ, वो काम हम लोगों ने 200 सालों में किया। 1 बिलियन से अपनी जनसंख्या 5 बिलियन तक पहुंचा दी हमने सिर्फ 200 सालों में। सो वी हैव टू बी केयरफुल। एक कंसेप्ट था, पहले लोग ये सोचते थे, आज भी लोग जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं वो सोचते हैं कि मोर मैन मोर हैंड्स, मोर मैन मोर हैंड्स। ज्यादा लोग होंगे तो उनके पास ताकत ज्यादा होगी, काम करेंगे। राइटर कहता है जी नहीं, ज्यादा लोग होंगे ज्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा बेरोजगारी होगी, ज्यादा भुखमरी होगी, ज्यादा बीमारी होगी, ज्यादा समस्याएं होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंडिया का सिर्फ पॉपुलेशन देखा जाए तो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के बराबर है। और आगे बढ़ते हैं। लास्ट में लेखक जो है वो इस एरा को अर्थात 21st सेंचुरी को, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल सेंचुरी ऑन द अर्थ। एंड राइटर उम्मीद करता है कि शायद ये सेंचुरी ठीक से बीत जाए। अभी इस सेंचुरी में मात्र 20 साल बीते हैं और 20वें साल में आप देख रहे हैं क्या हालत है। चारों तरफ सब नाक मुंह बंद करके और अपने अपने कमरे में बंद हैं। बाहर निकले तो कोरोना हो जाएगा, लाइक दैट। सो दिस इज द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का एरा है, जिम्मेदारी का की सदी है। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और 2 मुख्य स्टेटमेंट से इस लेसन को विराम दिया जाता है, इस लेसन को खत्म किया जाता है। वो है मार्गरेट थ्रेचर और दूसरे हैं लेस्टर ब्राउन। मार्गरेट थ्रेचर कहती है कि ये धरती जो है वो हमारी बपौती नहीं है। ये इस धरती पर हम किराएदार हैं। वी आर द टेनेंट्स ऑन दिस अर्थ। और जब हम किराए के मकान में जाते हैं तो मकान मालिक के साथ एक लीज होता है, और वो लीज होता है फुल रिपेयर लीज। अगर आपने अपने मकान में, हमारे मकान में कुछ भी गड़बड़ किया, कुछ तोड़फोड़ मचाई, तो उसको रिपेयर आप ही को करना होगा। इसी तरह से मार्गरेट थ्रेचर का कहना है, हमारे तमाम विद्वानों का यह कहना है कि इस धरती पर हम फुल रिपेयर लीज के
कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक किरायादार हैं और इस धरती पर जो जो नुकसान हम करेंगे उसकी भरपाई हमको खुद करनी होगी और आगे आने वाली जनरेशन को एक खूबसूरत दुनिया देकर हम जाएंगे। कोई टूटी फूटी दुनिया देके हम नहीं जाएंगे। ब्राउन साहब का एक स्टेटमेंट है कि हम इस धरती के मालिक नहीं है, ये धरती हमारी बपौती नहीं है, ये धरती हम अपने पूर्वजों से हमें विरासत में नहीं मिली है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। कहते हैं कि पापा से अगर हम पैसे लेते हैं तो वो लौटाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपने बेटे से अगर 100 रुपया उधार लेते हैं तो लौटाने की जिम्मेदारी होती है। ये बेटे से लिए उसे उधार लौटाना। यह धरती हमने अपने पिता से नहीं ली है, ये धरती हमने अपने बेटे से उधार ली है और हमें अपने बेटे को इस धरती को बेहतर रूप में देना है, अच्छे रूप में देना है और इसे खूबसूरत रूप में देना है। और इसी मैसेज के साथ ये लेसन खत्म होता है और मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और आपको ये लेसन समझने में मदद मिलेगी इससे। ऐसा सोचते हुए, ऐसा मैं सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं? यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। विशिंग यू ऑल